बम्बई के डोंगरी का इलाका, जहां पे बड़े से बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन का एक वक्त पर कब्जा था, उसी डोंगरी में दाऊद से पहले एक ऐसी महिला डॉन पैदा हुई जिससे खुद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बादशाह दाऊद की मौसी कहकर पुकारा जाता था। ये वो डॉन थी जिसे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन जैसे कि हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन वर्दा सलाम ठोकते थे। ये कहानी है एक ऐसी लेडी डॉन की जिसने मर्दों के अंडरवर्ल्ड पे अपनी धौंस जमा के रखी थी। जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले इस लेडी डॉन ने अपना लोहा पूरी मुंबई में मनवा के रखा हुआ था। और जब भी ये मुंबई की सड़कों पर जाती तो मानो सबकी निगाहें इन्हीं पर होती थी। पूरे मुंबई में एक ऐसा तगड़ा नेटवर्क बिछा के रखा हुआ था कि पुलिस भी इस डॉन का कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसी पावरफुल महिला जिसके एक इशारे पे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन डरते थे। लेकिन एक महिला इतनी बड़ी लेडी डॉन बनी कैसे? कैसे इसने एक मर्दों से भरे अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई? और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जुर्म का रास्ता छोड़ने पर इसे मजबूर होना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी के पहले के भारत में, जहां अंग्रेजी हुकूमत कायम थी और लोगों पे जुल्म हो रहे थे। इसके खिलाफ लड़ने के लिए भारत के स्वतंत्र सेनानी आगे आए। इनका एक ही इरादा था भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने का। और इस देश में तब बंबई शहर के डोंगरी में 1920 में पैदा हुई जोनाबाई दारूवाली। दारूवाली इनके नाम के पीछे कैसा लगा, ये आगे वीडियो में जानेंगे। जेनाबाई एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता सामान की धुलाई और सवारी लाने ले जाने का काम किया करते थे। उनका परिवार काफी बड़ा था, जिसमें 6 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी। भारत उस वक्त आर्थिक परेशानियां और कई सारी चीजों से जूझ रहा था। चारों तरफ आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का माहौल चल रहा था। जेनाबाई भी इस माहौल में क्रांति का एक हिस्सा बन गई। महज 12 साल की उम्र में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में वो जुड़ गई थी। बंबई में चल रहे उस वक्त के हर आंदोलन में जोनाबाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इन सबके बीच 14 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। क्रांति की आग इस तरह उनकी जिंदगी में लगी कि वो शादी के बाद भी आंदोलन में जाया करती थी। वो विचारों की खुली थी, जिसकी वजह से वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती थी। मगर उनकी यही सोच उनके पिता को बिल्कुल रास नहीं आई। वो अक्सर अपने घर में आंदोलनकारी लोगों को छुपाती थी, चाहे वो फिर किसी भी धर्म से हो। दूसरे धर्म के लोगों की सहायता करते देख उनका पति बहुत गुस्सा होता था और इस वजह से वो अक्सर उनको मारा भी करता था। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब 1947 में भारत को आजादी मिली। देश आजाद हो चुका था। कुछ लोग भारत में शरण लेने गए तो कुछ पाकिस्तान में। इसी बीच जेनाबाई के पति ने भी पाकिस्तान जाने की ठान ली, मगर जेनाबाई ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। वो भारत में ही रहना चाहती थी। उनका पति तभी के तभी पाकिस्तान चले जाते हैं और उनको अपने 5 बच्चों के साथ भारत में ही अकेला छोड़ देते हैं। देश अभी अभी आजाद हुआ था और वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। इसके चलते जेनाबाई अपने बच्चों को पालने के लिए सरकारी राशन बेचने और ऐसे छोटे मोटे धंधे में लग गई। इस धंधे से पहली बार जेनाबाई अंडरवर्ल्ड से मुखातिब होती है। जेनाबाई यहाँ पर एक ब्रोकर के तौर पे चावल, गेहूं और दाल की स्मगलिंग करने लगी। भारत सरकार ने जहां बिना लाइसेंस के राशन को आगे भेजना और अपने पास रखने की मनाही की थी, वहीं वो गलत तौर तरीके से इसको रखती और अनलाइसेंस्ड लोगों को बेचा करती थी। इस धंधे ने उनका नाम चारों तरफ बिखेर दिया। उनका इस धंधे में नाम इतना बढ़ गया था कि कई बार पुलिस उनके घर पर छापेमारी भी करने आया करती थी, मगर हाथ में कोई सबूत नहीं लगता था। और इस धंधे ने जेनाबाई को एक नई पहचान दे दी, जिसके बाद उन्होंने इकबाल गांधी नामक बंदे से दूसरी शादी कर ली। मगर धीरे धीरे इसमें मुनाफे कम होने लग गए और जेनाबाई परेशान हो गई। वहीं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनकी मुलाकात वरदराजन मुदालियर से हुई। उस वक्त वरदराजन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था। उसका धारावाहिक स्लम एरिया में काफी बोला वाला था। बंबई में रह रहे तमाम कम्युनिटी के लोग उसको अपना मसीहा मानते थे। मगर एक दिन वो जेनाबाई से मिलने पहुंचा, जहां उसने जेनाबाई दारू को धंधा करने का सुझाव दिया। मगर उन्होंने इस धंधे में आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो एक मुसलमान थी। मगर इस धंधे में इतना पैसा देख उनकी लालच बढ़ गई। उसने डोंगरी में शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हर गली मोहल्ले, बस्ती और पूरे बंबई शहर में उनके नाम का सिक्का चलने लग गया। वो माफिया क्वीन के नाम से जाने जाने लगी और यही वो पल था जहां उनके नाम के पीछे दारूवाली अड़ गया। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती तो वो जेनाबाई के घर जा पहुंचता। आम लोगों से लेकर माफिया भी उनके घर पर आते जाते थे। यहां तक कि पुलिस के कई ऑफिसर्स उनके घर उनसे मिलने आते थे। पहली दफा मुंबई में ऐसा हो रहा था जहां एक महिला दोस्तों इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि इतने बड़े से बड़ा नेता और सेलिब्रिटीज उनकी पहुंच बन चुकी थी। शराब बनाने और बेचने का उनका नेटवर्क पूरे बंबई में फैल चुका था। शराब ऐसे बिक रही थी जैसे राशन की दुकान में गेहूं और चावल। 1960 के दशक तक जेनाबाई का धंधा बिल्कुल चरम सीमा पर था।
फिर एक दिन वर्धराजन ने उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला से करवाई। जीनाबाई का नाम शराब की तस्करी में इतना बड़ा बन गया था कि हाजी ने उनसे मिलने की बात वर्धराजन के सामने रखी। उनके साथ मिलते ही हाजी मस्तान और करीम लाला को ऐसा लगा कि कोई अपने ही घर की बड़ी हस्ती से मिल रहे हो। तब से वो लोग जीनाबाई को मौसी कहकर पुकारने लगे। मौसी का दर्जा तो दिया, साथ ही साथ मौसी की बातों को पत्थर की लकीर जैसा माना। वो जो कहती थी वैसा ही होता था। अगर कहीं पुलिस के साथ कुछ आपासुनी हो जाती तो वो वहीं उस मामले को सुलझा देती। और दोस्तों, इस तरह पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक का हर डॉन उन्हें मौसी कहकर पुकारने लगा और उनको मानता भी बहुत था। उनके घर कई बार छापेमारी भी होती, मगर उसका दिमाग इतना तेज था कि वो दारू की बोतलें भगवान की मूर्ति के पीछे छुपा देती। पुलिस को तो यहाँ भनक तक नहीं होती थी कि मूर्ति के पीछे कोई शराब भी छुपा सकता है। और इन सब चालाकी और दिमागी खेलों की वजह से सभी उनके आगे झुकते थे। जिस डोंगरी के इलाके में वो रहती थी, वहां उनके घर के पास एक फैमिली रहती थी जिसका बेटा आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डॉन की लिस्ट में शामिल हुआ, और वो था दाऊद इब्राहिम। वो दाऊद को बचपन से ही जानती थी। उसके बचपन से लेकर बड़े होते होते किए हर कांड को वो जानती थी। जब भी वो कुछ गलत काम करता, वो मौसी के यहाँ पर छिप जाया करता था। जब वो अंडरग्राउंड में अपनी पकड़ बना रहा था, उस समय उसकी दूसरी गैंग वालों से बनती नहीं थी। हर वक्त वो दूसरी गैंग से भिड़ता रहता था। तब इन सब से मौसी ही उसको बचाती थी। एक बार की बात है कि उनके घर का दरवाजा कोई बार बार जल्दी में बजा रहा था, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो दाऊद खून से लथपथ था। उनको समझ में आ गया कि आज वो कोई एक बहुत बड़ा कांड करके आया है और वहां पर वो छिपने के लिए आया है। दाऊद ने अपनी मौसी को बताया कि उसने किसी गैंग के बंदे को इतना पीटा कि वो अब आईसीयू में है और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वो मौसी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कैसे भी करके मुझे बचा लो मौसी। और तब मौसी क्राइम ब्रांच मुंबई के दफ्तर पहुंच गई और वो डायरेक्ट ही सीनियर ऑफिसर के पास जा पहुंची और उनसे बात करके दाऊद को उस केस से बचाया। अंडरवर्ल्ड के नामी डॉन उनसे ही सलाह लेते थे और वो जैसा कहती थी वो हुआ करता था। उनका हाथ तो इन सब के ऊपर एक ताज की तरह चमक रहा था। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं टिकता, और वो भी एक ऐसा अच्छा समय जहां पे जुर्म सिर्फ और सिर्फ गलत काम किए जा रहे हों, तो वो तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। भारत में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद इसका असर अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर भी पड़ा। एक तरफ इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी, तो दूसरी तरफ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी तेजी से बदल रहा था। नए नए डॉन नया नया बिजनेस कर रहे थे, गैंगवार हो रहा था। अंडरवर्ल्ड कई ग्रुप में बढ़ चुका था, लेकिन जीनाबाई एक तरफ से सारा तमाशा देख रही थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे, और इन गैंगवार में जीनाबाई का बेटा भी शामिल था। और एक दिन अचानक ही गैंगवार में उसकी मौत हो गई। इसके बाद जीनाबाई को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। इसके चलते उन्होंने हथियारों को छोड़ दिया और कहा कि इन्हें ऊपर वाला ही सजा देगा। वो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गई थी। ऊपर से बेटे की मौत का दर्द और दुख दे रहा था। अब वो धर्म के रास्ते पर आ गई थी। वो हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम करने लग गई। जहां भी सांप्रदायिक झपड़ होती, वो हिंदू और मुस्लिम सांप्रदाय के रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंचती और एकता की बात करती। इससे उनकी छवि तेजी से बदलने लग गई। इस दौरान अपराध की दुनिया में उनकी पकड़ कम होने लग गई। दारू का धंधा भी पूरी तरह बदल गया था। नई तरह के नशे और नई तरह की स्मगलिंग शुरू हो गई थी। वो अब इनसे दूर हो गई। उनका नेटवर्क भी खत्म हो गया। ऐसे में हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक उनसे दूरी बना रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेटे की मौत के बाद एक और बड़ा झटका सहा, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। 1993 बम्बई बम धमाके के बाद वो काफी परेशान रहने लग गई। उन्हें पछतावा भी था कि अगर उनका नेटवर्क रहता तो इस धमाके के पहले उनको जानकारी हो जाती और वो इसको रोक पाती। दाऊद को लेकर भी उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस बम्बई ने उन सबको इतना सब कुछ दिया, उसी बम्बई में उसने लोगों की लाशें बिछा दी। इन मौतों ने उसको अंदर तक हिला के रख दिया और वो उससे उभर नहीं पाई, जिसके चलते वो बीमार रहने लग गई और उसका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता सेनानी से अंडरवर्ल्ड की फर्स्ट लेडी डॉन की कहानी, जिन्हें बड़े से बड़ा डॉन सलाम ठोकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना।